स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। वेलकम टू स्टडी IQ। स्टडी IQ में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है वसु कटारा और आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आप सबके साथ डिस्कस कर रहा हूं, एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। अभी कुछ चीजें हुई है, न्यूज में चल रहा था, करंट अफेयर्स में चल रहा था। प्रधानमंत्री ने कुछ बोला है, हमारे नितिन गडकरी जी ने कुछ बोला है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे वो संभालते हैं। तो आइए जानते हैं सेशन के माध्यम से कि ये प्रोग्राम है क्या, इसके फीचर्स क्या है, क्या क्या जनरेशन है एथेनॉल फ्यूल के इंडिया के अंदर और चैलेंजेस क्या क्या इंडिया को सामना करना पड़ सकता है। सेशन की शुरुआत से पहले एक मोटिवेशनल कोट जो कि मैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के जीवन से आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। कलाम साहब ने बोला है, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो, तपना सीखो, मेहनत करो, खुद को तपाओ और इसके साथ आप अपने लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क साथ मिलके चलते हैं। इनके साथ अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाओ दोस्तों। इसके साथ साथ आप अगर अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, UPSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बैच 4 22 अगस्त से सुबह 8 बजे शुरू होने जा रहा है। जरूर जुड़िएगा हमारे स्टडी IQ IAS के प्लेटफॉर्म पे। इसके साथ आप जब भी कोर्स में जुड़ते हैं तो अगर आप ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे, वसु लाइव कूपन कोड अप्लाई करेंगे, तो आपको कोर्स की फीस और भी कम मिलेगी और डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगी। तो जरूर वसु लाइव कूपन कोड का आपको यूज करना है जब भी आप हमारे कोर्स का एक पार्ट बनते हैं। नाउ शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ। आज के सेशन में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज का टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है एथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम या ब्लेंडिंग प्रोग्राम। एक्चुअली क्या है, अभी 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब लाल किले पे झंडा फैला रहे थे, अपनी स्पीच में बोला 76वीं हमारी स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे के मौके पर कि इंडिया में एनर्जी सेक्टर में एक बहुत बड़ा बदलाव आने लगा है। हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ जा रहे हैं ऊर्जा क्षेत्र में, एनर्जी सेक्टर में। अब तक क्या है, हमें जितना भी फ्यूल इंडिया में रिक्वायर होता है उसका 85% 85% बाहर से इंपोर्ट करा लेना पड़ता है। मतलब हमारे इंडिया के अंदर ऑयल, पेट्रोल, डीजल, इसके साथ साथ गैस अवेलेबल उतनी मात्रा में नहीं है। रिफाइनरी की फैसिलिटी है हमारे देश में, अच्छी खासी रिफाइनिंग होती है हमारे देश में, पर ये रॉ मटेरियल, कच्चा माल जो है आपका मिडिल ईस्ट कंट्रीज, सऊदी अरब, इराक, ईरान, ऐसे देशों से इंडिया में इंपोर्ट किया जाता है और हमारा इंपोर्ट बिल काफी ज्यादा है। मतलब काफी चीजें खरीदनी पड़ती हैं, उस वजह से हमें बहुत पेमेंट करनी पड़ती है, आउट पेमेंट करनी पड़ती है। इसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है कि इंडिया के अंदर ही आप अलग अलग चीजों को बढ़ावा दो। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, रिन्यूएबल एनर्जी में फोकस आजकल बहुत हो रहा है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, इसके साथ साथ न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रोजन से गाड़ी चलाने की कोशिश की जा रही है, व्हीकल्स चल सके, ऑटोमोबाइल्स चल सके। इनके अलावा बहुत सारे नए जमाने के रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस है। एक चीज हमने और देखी है कि एथेनॉल क्या है, एथेनॉल बायोमास से प्राप्त करते हैं, जैसे कि गन्ना, शुगर केन से, या गेहूं सड़ गया उससे आप एथेनॉल प्राप्त कर सकते हो। और एथेनॉल के अंदर आपको एथिल अल्कोहल आपने सुना होगा, केमिस्ट्री की बुक्स में पढ़ा होगा। तो एथेनॉल को अगर आप यूज करते हैं अपने फ्यूल के साथ, पेट्रोल के साथ मिक्स करते हैं, ब्लेंड शब्द का क्या मतलब है, BLEND। व्हाट डज इट मीन? ब्लेंड का मतलब मिक्सचर, कुछ चीजों का मिक्सचर। तो जब आप फ्यूल के अंदर एथेनॉल मिक्स करते हो जिसकी हाई ऑक्टेन वैल्यू है, जिसकी पेट्रोल से भी ज्यादा ऑक्टेन वैल्यू है, जिसका मतलब है कि अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो पेट्रोल के साथ, तो पेट्रोल अगर मान लेते हैं 90% पेट्रोल यूज हो रहा है, 10% एथेनॉल यूज हो रहा है, तो कम पेट्रोल जलेगा, प्रदूषण कम होगा। इसके साथ साथ जो पेट्रोलियम सेक्टर है, जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन ऑयल, HPCL, अलग अलग सरकारी कंपनी है, वो अपना खर्चा कम कर सकती है। आगे जाके पेट्रोल के दाम कम हो सकते हैं, क्योंकि आपको पेट्रोल जो फ्यूल है, ईंधन है, उसमें 90% पेट्रोल देखने मिल रहा है, 10% एक तरीके से एथेनॉल देखने मिल रहा है, जो बहुत कम दाम में बना लिया जाता है। पेट्रोल जितना महंगा नहीं है और लोकली इंडिया में प्रोसेस किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो मोदी जी ने इसीलिए हमारे इंडिपेंडेंस डे के मौके पर यही बात तो कही है
कि हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं एनर्जी सेक्टर में, हम उस दिशा में चल पड़े हैं और हमें उस दिशा में और आगे कदम रखना है और एथेनॉल का इस्तेमाल करके हम एक्चुअली ऐसा कर पाएंगे। एक और बहुत बड़ी बात भारत के लिए, मोदी जी ने यह भी कहा कि हमने अचीव कर लिया है, हासिल कर लिया है 10%, 10% का एक लक्ष्य था 2022 का, वो हमने पहले ही अहेड ऑफ शेड्यूल से पहले ही हासिल कर लिया है ब्लेंडिंग ऑफ फ्यूल का। अब ये क्या है, मतलब हमने एक लक्ष्य बनाया था कि जितना भी फ्यूल सप्लाई हो रहा है उसमें से 10% आप एथेनॉल यूज करेंगे, 90% बाकी फ्यूल, बाकी ईंधन हो सकता है। उससे आपकी इंपोर्ट कॉस्ट भी कम होगी, काफी पैसा बचेगा, दूसरे देशों से उतना तेल नहीं खरीदना पड़ रहा। मान लो अब तक 50,000 लीटर तेल खरीदते थे, उसका 10% अब हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया एथेनॉल से, तो मात्र 45,000 लीटर खरीदना पड़ेगा। 5,000 लीटर की बचत है या नहीं है? ऑब्वियसली है। तो इस तरीके से हमने अपने टारगेट 10% का टारगेट है, इसको मीट कर लिया। ये आपके लिए पहला फैक्ट जो आपको याद रखना है। दूसरा फैक्ट ये होगा कि भारत अब इसे 20% ले जाना चाहता है। अब हमने ये लक्ष्य तो हासिल कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। 20% का हमें लक्ष्य हासिल करना है, टारगेट हासिल करना है एथेनॉल ब्लेंडिंग का। पेट्रोल के अंदर, डीजल के अंदर, फ्यूल्स के अंदर, ईंधन के अंदर बेसिकली 20% एथेनॉल होगा। अब आप पूछेंगे सर क्या इस पे कार के इंजन को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा? कई सारी ऑटोमोबाइल कंपनीज प्रयास कर रही हैं कि इंजन ऐसे बनाए जाएं, कंबस्टिबल इंजन ऑटोमोबाइल्स के, गाड़ियों के ऐसे बनाए जाएं कि वो अडेप्ट कर लें, यूज टू हो जाएं एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए और अच्छी एफिशिएंसी के साथ आपको एक अच्छी यात्रा, एक अच्छे सफर का मौका दे सके। तो अब हमने 10% के टारगेट क्योंकि अचीव हो चुका है, तो वी हैव सेट अ न्यू टारगेट फॉर अस 20%, दैट इज नया लक्ष्य हमने स्थापित किया 20% का। आगे चलिए, आगे एक और महत्वपूर्ण चीज कि हम बाकी एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बहुत कुछ, बहुत सारे प्रोग्राम, फेम हो गया, फेम आपका फास्टर अडॉप्शन मिशन है एक तरीके से जो रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करता है। कई सारे ऐसे गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, इनिशिएटिव हैं जो इंडिया को एनर्जी सेक्टर में इंडिपेंडेंस की तरफ, ऑटोनॉमी, स्वायत्तता की तरफ ले जाना चाहते हैं। अभी हम 85% तक निर्भर थे दूसरे देशों से इंपोर्ट के लिए, मतलब वहां से इंडिया जितना भी ईंधन इस्तेमाल करता है, फ्यूल इस्तेमाल करता है, एनर्जी सेक्टर में इस्तेमाल होता है, उसका 80% इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ता है, बाहर से इंडिया में मंगवाना पड़ता है। एंड nearly 50% of our requirement is met by petrol, diesel, gas, like that, crude oil basically and gas. बाकी हम रिन्यूएबल एनर्जी के यूज को भी बढ़ावा दे रहे हैं। 2022 तक हमें 175 गीगावाट नवीनकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें सोलर एनर्जी, हाइड्रोजन और इसके साथ न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रो पावर का मतलब है जो आपकी जल से विद्युत बनता है, राइट, पन बिजली भी कहते हैं इसे, हाइड्रो सेक्टर। बहुत सारे इंडिया के अंदर प्रोजेक्ट हैं, टिहरी के अंदर है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं हाइड्रो सेक्टर के अंदर। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और बहुत सारी चीजों को हम बढ़ावा दे रहे हैं। हमारा बहुत बड़े बड़े लक्ष्य हैं, टारगेट्स हैं हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए। इसके अलावा हम कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया अब एक बड़ा नाम बन सके एथेनॉल सेक्टर के अंदर, और इसी दिशा में अब हम एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, नाउ एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम, ये 2003 का प्रोग्राम है। वर्ष 2003 में भारत सरकार के द्वारा पेश किया गया था। और इस प्रोग्राम की खासियत यह है कि इसके अंदर ऑब्जेक्टिव है हम एथेनॉल के प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना चाहते हैं, जिसमें सबसे पहले तो एथेनॉल हम शुगर केन से प्राप्त करते थे, गन्ने से। 2018 तक सिर्फ गन्ना था। अब हमने बाकी फूड ग्रेन्स जैसे कि मक्का, मेज, वीट, गेहूं, कई बार गेहूं सड़ जाता है, चावल, इन सारे फूड ग्रेन से भी परमिशन दे दी है। बट समस्या ये आती है कि ये सारे हैं वो चीजें जो हम कंज्यूम करते हैं, जो हम सेवन करते हैं, खाते हैं। अगर आप लोगों का पेट ना भर के गेहूं और चावल को डाइवर्ट कर दोगे ताकि उससे बायोफ्यूल बन सके, उससे एथेनॉल बन सके, जैव ईंधन बन सके, तो वो एथिकली सही नहीं होगा। भूखे लोग हैं और आप ईंधन बना रहे हो। तो हमने कुछ सब्स्टिट्यूट ढूंढने की कोशिश करी और इसीलिए अलग अलग बायोफ्यूल जनरेशंस, एथेनॉल जनरेशंस इंडिया में आज हम प्लान कर रहे हैं। फर्स्ट जनरेशन काफी हद तक अच्छे से चल रहा है,
इसका प्रोडक्शन, सेकेंड जनरेशन भी शुरू हो चुका है, थर्ड जनरेशन क्या है ये कुछ देर में हम समझेंगे। अभी आप बस इतनी सी बात समझिए कि 2003 से 2018 तक सिर्फ शुगर केन, सिर्फ गन्ने से अलाउड था। अब जाकर परमिशन मिल गई है फूड ग्रेन्स और कई सारे नॉन फूड ट्रीज, नॉन फूड प्लांट्स, नॉन फूड क्रॉप्स बेसिकली उनका इस्तेमाल करने के लिए। इससे किसानों के लिए एडिशनल इनकम बनती है, किसानों के लिए एडिशनल इनकम का एक सोर्स बनता है ये। इसके अलावा हम फर्मेंटेशन से प्राप्त करते हैं शुगर्स का, जब एथिल अल्कोहल तब बनती है, जैसे शुगर केन में नेचुरल शुगर प्रेजेंट है, उसका फर्मेंटेशन वो खमीरेगा, खमीर सुना होगा आपने शब्द, है ना। तो जब हम फर्मेंटेशन करते हैं तब जाके प्राप्त होता है ईंधन, बहुत प्योर होता है, बहुत हाई ऑक्टेन वैल्यू होती है, ऑक्सीजन की मात्रा काफी ज्यादा है, बहुत अच्छे से बर्न हो जाता है, जल जाता है ईंधन, इसलिए ये हम फर्मेंटेशन के द्वारा प्राप्त करते हैं। बल्कि आपको देखने मिलेगा जो बाकी फॉसिल फ्यूल्स हैं, पेट्रोल, डीजल, ये फॉसिलाइजेशन से प्राप्त होते हैं, सालों लगते हैं, बहुत ताप चाहिए, बहुत दबाव चाहिए, टेम्परेचर एंड प्रेशर बहुत चाहिए होता है और सालों साल लगते हैं फॉसिल्स के बनने में। पर ये बहुत आसानी से आप फर्मेंटेशन के माध्यम से कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी थोड़ी महंगी आती है पर बहुत फायदेमंद है, क्योंकि प्रदूषण बहुत कम होता है इससे, पोल्यूशन लेवल, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड बहुत कम होता है। और आपको देखने मिलेगा 20% हमारा, अगर हम एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल इस्तेमाल करें कि 80% पेट्रोल है, 20% एथेनॉल है मान लेते हैं, उससे हमारे देश का सालाना $4 बिलियन का इंपोर्ट का खर्चा बचेगा। उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी क्षेत्र में और किसी सोशल सेक्टर इनिशिएटिव में। अच्छा, एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन से मिनिस्ट्री या कौन से डिपार्टमेंट के तहत आता है, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसी चीजों पे आमतौर पे मेंस में और प्रीलिम्स में वन लाइनर क्वेश्चन और मेंस में प्रॉपर एक आंसर लिखना होता है, तो तब आपको असिस्ट करेंगे ये फैक्ट्स आपको आंसर देने में। मूविंग अहेड, एथेनॉल ब्लेंडिंग मैंने बताया, जब हम बायोफ्यूल, बायोफ्यूल मतलब जैव ईंधन, बायोलॉजिकली जो प्राप्त हो रहा है फर्मेंटेशन के माध्यम से, है ना। ऑर्गेनिक मैटर, गन्ना, गेहूं, इनका एग्जांपल दिया मैंने आपको, इससे डिराइव करते हैं तो इसका पार्ट होता है। बाकी फॉसिलाइजेशन बहुत स्लो प्रोसेस है। अगर फॉसिलाइजेशन से पेट्रोल और डीजल हम प्राप्त करते हैं तो उसके बारे में समझा रहा हूं, बहुत स्लो प्रोसेस है, हजारों लाखों साल लगते हैं फॉसिल्स के अवशेषों से हम ईंधन बनते हुए देखने में, पेट्रोल और डीजल बनते हुए देखने में, और बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में दुनिया में पेट्रोल और डीजल अवेलेबल है। तो अब मैंने आपको बताया फर्मेंटेशन की पूरी प्रोसेस, ऑक्सीजन कंटेंट में ज्यादा होता है, ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। ऑक्सीजन कंटेंट काफी ज्यादा होती है तो इंजन काफी आसानी से एथेनॉल को बर्न कर पाता है। फर्मेंटेशन से प्राप्त होता है, फॉसिलाइजेशन क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। अलग अलग ईंधनों के साथ आप इसे मिक्स कर सकते हैं, पेट्रोल डीजल के साथ इसे आप मिक्स कर सकते हैं। प्लांट बेस्ड है, पौधों से प्राप्त होता है, तो एक बहुत अच्छा एनर्जी सोर्स है और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, जैसे कि सोलर एनर्जी, जैसे कि आपकी हाइड्रो पावर, इसकी तरह एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। अब नितिन गडकरी जी के लिए एक बहुत अच्छी बेट है, बहुत अच्छा एक मुकाम है जिसको हम हासिल कर सकते हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग के माध्यम से। क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम होगा, मैंने बताया ना, $4 बिलियन की बचत होगी हर साल। पेट्रोल की कॉस्ट का आधा पैसा लगेगा एथेनॉल को उत्पादन करने में, और बहुत पोटेंशियल है प्रदूषण कम करने का और हमारा इंपोर्ट बिल कम करने का, बहुत अफोर्डेबल ऑप्शन रहेगा। इसलिए नितिन गडकरी जी भी इस चीज को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक फैक्ट्री जहां पर बायोफ्यूल प्रोड्यूस हो रहा है, कभी प्लांट भी ओपन किया गया है हरियाणा के अंदर, पानीपत के अंदर। हरदीप सिंह पुरी जी उस समय उस प्लांट के इनॉग्रेशन के लिए मौजूद थे। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का प्लांट है वो। तो अब देखिए प्राप्त कैसे होता है, जैसे ये हमने एक प्लांट लिया, शुगर है या सोरगम मान लेते हैं, शुगर केन गन्ने को मान लेते हैं, एक पौधा है। स्टेप नंबर 1 पौधा उगाओ, स्टेप नंबर 2 से फर्मेंटेशन करो, फर्मेंटेशन टैंक्स के अंदर। जैसे खमीरती है ना कोई चीज, खमीर आपने सुना होगा शब्द, जैसे ईस्ट होता है, फर्मेंट होता है वो। अब फर्मेंट हुआ है, उसमें जो इंप्यूरिटीज हैं उनको प्यूरिफाई करो, साफ करो, उससे आप एथेनॉल जो 99% प्योर होगा वो प्राप्त करोगे। इट इज वेरी प्योर एथिल अल्कोहल। उसे आप फ्यूल बाकी ईंधन के साथ ब्लेंड कर दो, जैसे फॉर एग्जांपल ये E10 का मतलब है एथेनॉल 10% है इसमें टैंक में। ये पेट्रोल का टैंक है, 90% पेट्रोल होगा, 10% आपका इसके अंदर इथेनॉल होगा। वो पेट्रोल पंप तक ले जाओ और
निकालो, अपनी गाड़ी में डाल लो। कमाल की बात है। ये पूरे अलग अलग स्टेजेस इस प्रोसेस के अंदर आपको देखने मिलेंगे। सरकार ने क्या कुछ इनिशिएटिव शुरू करे हैं कुछ समय से रिसेंटली? बिल्कुल करे हैं। परिवेश पोर्टल, नए नए प्रोजेक्ट्स अगर आपको शुरू करने होते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेनी पड़ती है। परिवेश पोर्टल से एनवायरमेंट क्लियरेंस की प्रोसेस काफी आसान हो जाएगी, काफी सिंप्लीफाई हो जाएगी। और खासकर अगर आप बायोफ्यूल रिफाइनरी खोलना चाहते हैं भारत में, सरकार तो कह रही है, थाली पे सजा के बैठी है कि आओ इन्वेस्ट करो इस सेक्टर में, बहुत पोटेंशियल है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए, सरकार भी इन्वेस्ट करेगी। मूविंग फर्दर, पीएम जीवन स्कीम, एथेनॉल ब्लेंडिंग पूरे देश भर के अंदर हो, इसलिए पीएम जीवन योजना आई थी। अब आपका उद्देश्य, आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएम जीवन? कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है ताकि आगे तक आप सबको याद रहे। जीएसटी रेट भी कम किया है एथेनॉल के ऊपर। गुड्स एंड सर्विस टैक्स पहले 18% लगता था, अब उसे रिड्यूस करके घटाकर 5% कर दिया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक हमने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था, मैंने जैसे बताया E10। E10 का मतलब एथेनॉल 10%, 10% तक ब्लेंडेड है, मिक्स्ड है। E20 मतलब 20% तक ब्लेंडेड है। E100 मतलब 100% एथेनॉल प्रोवाइड करने वाले स्टेशन हमने पुणे के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर खोले हैं। एक टेस्ट की तरह हमने शुरू किया था। वैसे तो अभी हम 20% की तरफ जा रहे हैं, 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग की तरफ जा रहे हैं, जो हमने नए लक्ष्य बनाए हैं। 100% तो उस पर ईंधन के तौर पे उसे इस्तेमाल करना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चेंज करने पड़ेंगे। हम शुगर मिल्स, गन्ने की जो मिल होते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं जहाँ पे गन्ने का रस निकाला जाता है, चीनी बनाई जाती है, उनको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो अपने एथेनॉल प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर को स्थापित करें। यहाँ पे चीनी बन रही है, बगास और मोलास बचता है। आपको पता होगा ना, गन्ने से, शुगर केन से बैगास और मोलास प्राप्त होता है। स्कूल लेवल पे एनसीईआरटी में हम सब ने पढ़ा है। उसका इस्तेमाल करके आप एथेनॉल प्रोडक्शन कर सकते हो, सिंपल सी बात है। तो सर बेनिफिट क्या है? साफ ईंधन है, इंपोर्ट कॉस्ट कम करेगा, बहुत अच्छी बात है। इट इज द फ्यूल ऑफ फ्यूचर, और रिन्यूएबल एनर्जी है, नवीनकरणीय ऊर्जा है। ये सारे इसके बेनिफिट है। बहुत आसानी से प्राप्त होता है। कोई सड़ी हुई चीज जिसको हम थ्रो अवे करते, फेंक देते, फॉर एग्जाम्पल गेहूं सड़ गया, उसको हम एथेनॉल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इतना ही नहीं, आपको पता होगा दिल्ली में बहुत प्रदूषण हो जाता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीने में। क्या है, आसपास के राज्यों में पराली जलती है, हरियाणा और पंजाब में। पराली मतलब फसल कट गई, मान लो धान की फसल की, आपकी राइस की फसल, राइस क्रॉप जो है वो कट गया, राइस अलग कर लिया, फिर उसका जो शाफ्ट बचता है, उसका जो पराली बचती है, क्या करते हैं किसान? माचिस मारते हैं, आग लगा देते हैं। अब कौन तोड़े, कौन एक एक पराली को खींचे? एक आसान तरीका है किसानों के लिए, पर इससे क्या है, प्रदूषण बहुत होता है, धुआं बहुत होता है, और वो सारा दिल्ली जैसे एक महानगर के आसपास आ जाता है। और व्हीकुलर एमिशंस, गाड़ियों से प्रदूषण तो होता ही है। तो अब क्या करेंगे, हमने वो पराली के लिए, जैसे हैप्पी सीडर, बहुत सारी मशीन्स हमने पेश करी है, वो पराली का इस्तेमाल करके बायोफ्यूल बना लेंगे हम। ये कितना बेनिफिशियल होगा सोचिए। वो प्रदूषण भी नहीं होगा और एक ईंधन भी बन गया आपके लिए, और सस्ता ईंधन है। तो ये बहुत अच्छी चीज है, बेनिफिट है। बल्कि नीति आयोग ने भी कहा है कि दैट द टारगेट इंडिया इज नाउ सेटिंग, कि 10% तो हासिल कर लिया, अब हम 2025 तक 2025-26 वर्ष तक, 2025-26 तक 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे। ये पहले लक्ष्य 2030 का था, इसको हमने एडवांस किया है। दिस टारगेट वाज ऑफ 2030 ओरिजिनली। हमने कहा नहीं, 2025 तक हम हासिल करके दिखाएंगे लक्ष्य। चलिए आगे। नीति आयोग ने भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर दिखाई है, बट इज इट फीजिबल? डिफिकल्ट टू से। अभी के इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से काफी मुश्किल है कि 2022 से, यहाँ पे आपने 10% हासिल कर लिया है एथेनॉल ब्लेंडिंग, आप 2025 तक 20% कर लो। मतलब ये आपका अनाज का उत्पादन है हमारा हर साल का। अगर आप अनाज से, कोर्स ग्रेन से ही अगर आप एथेनॉल बनाना चाहते हो तो हमारा प्रोडक्शन लेवल इतना है, और अगर वो टारगेट मीट करना चाहते हो तो इतना होना चाहिए। तो ये गैप कैसे पूरा होगा? ये गैप आप देख रहे हैं कैसे पूरा होगा? आपको नियरली 150 MMT, मिलियन मेट्रिक टन अनाज चाहिए, और अभी आपको लगभग 35-40 MMT मिल पा रहा है।
ये लक्ष्य कैसे हासिल करोगे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अच्छा, अब हम बात करेंगे अलग अलग बायोफ्यूल एथेनॉल जनरेशन की। मोस्ट कॉमन बायोफ्यूल जनरेशन 1 एंड 2। 1 मैंने बताया स्टार्ची शुगरी सोर्सेस से हमें प्राप्त होती है, जिनमें स्टार्च होता है, जैसे कि अनाज, जैसे कि गन्ना, गेहूं, ये सब इसका पार्ट है। दूसरे सेकेंड जनरेशन सोर्सेज हैं लिग्नोसेलुलोज एथेनॉल सोर्सेज, जैसे कि जेट्रोफा कुर्कस का एक पौधे का नाम आपने सुना हो, जेट्रोफा कुर्कस। ये एक पेड़ है, इससे आप ईंधन बना सकते हो। कई बार कारपेंटर्स जो होते हैं लकड़ी घिसते हैं तो छोटी छोटी वुड चिप्स रह जाती हैं, बुरादा रह जाता है, चूरा रह जाता है, लकड़ी की चिप्स रह जाती हैं, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। बगास, स्ट्रॉ, पराली जो है। मतलब सर मुझे जो समझ आई बात वो ये है कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर अनाज आ रहा है जो हम खाते हैं, जिसका हम सेवन करते हैं, पर सर जमीन इतनी नहीं है, किसान इतने नहीं है, किसान के पास टेक्नोलॉजीज इतनी नहीं है कि वो इतनी ज्यादा मात्रा में अनाज उगा दे कि उससे आप ज्यादा से ज्यादा ईंधन बनाओ। तो इस रिसोर्स की कमी की वजह से फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल हम प्रेफर नहीं करेंगे। बायोफ्यूल प्राप्त करना है तो सेकेंड जनरेशन एक बहुत अच्छा साधन है, पर उसकी भी कमी है, उसका भी एक डिसएडवांटेज है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है जमीन वैसे ही नहीं है। अगर जमीन होती, जमीन मतलब हाईली फर्टाइल सॉइल, अगर जमीन होती, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड होती, गुड क्वालिटी सॉइल होती, अच्छी मृदा होती, हमारे पास मिट्टी होती, अरे तो उसमें फसल ही नहीं उगा लेते ताकि भुखमरी कम हो सके, अनाज कम हो सके, हंगर ही ना रहे, इंडिया में जीरो हंगर हो। पर आप उसको, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखो ना, सब्स्टिट्यूट कर रहे हो और वहां पे ऐसे आप पेड़ पौधे लगा रहे हो जिनसे आप एथेनॉल प्राप्त करोगे, जिसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते। पहले लोगों का पेट भरना प्रायोरिटी है, तो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल को इसलिए हम अवॉइड कर सकते हैं। सेकेंड जनरेशन को भी अवॉइड करना मतलब अवॉइड तो नहीं कहूंगा, इट इज ए नेसेसरी इवल। सेकेंड जनरेशन तब तक करो जब तक थर्ड जनरेशन के लिए हम पूरी तरह केपेबल ना हो जाए। अब जो थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल है, ये टेक्नोलॉजिकली बहुत, अभी हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फेज में है, टेक्नोलॉजी कंस्ट्रेंट है, सच बात तो ये है, बहुत समय लगेगा इसको पूरी तरह इंप्लीमेंट करने के लिए। यहां पे आप एल्गी, जैसे काई होती है, एल्गी होती है जो कम एरिया के अंदर ज्यादा आपको प्रोडक्शन दे सके, कम एरिया के अंदर, कम जमीन के अंदर ज्यादा उत्पादन दे सके। तो बेसिकली ऐसे सोर्सेस से हम प्राप्त करते हैं। कार्बन न्यूट्रल है, कार्बन न्यूट्रल मतलब इसके उगाने में ज्यादा कार्बन उत्सर्जन नहीं होता। आप बाकी सोर्सेस में थोड़ा बहुत कार्बन उत्सर्जन, कार्बन रिलीज होते हुए देखते हैं। और सबसे अच्छा तो फोर्थ जनरेशन होगा, ऐसी क्रॉप्स जो हमने, ऐसी फसलें जो हमने लैब्स के अंदर, प्रयोगशालाओं में बनाई हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, उनसे प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें बार बार उगाते हैं, उनसे बायोफ्यूल बनाते हैं। तो ये थोड़ा ज्यादा ही फ्यूचरिस्टिक है। फोर्थ को तो अभी हम काफी टाइम बाद आते हुए देखेंगे प्रैक्टिकली, पर हाँ, थर्ड जनरेशन इज ए पॉसिबिलिटी। कुछ सालों में यहां से आपको ईंधन एथेनॉल देखने मिलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। फर्स्ट जनरेशन के फायदे बता दिए, नुकसान बता दिए, सेकंड के फायदे नुकसान बता दिए, थर्ड की क्या पॉसिबिलिटी बता दिया, और फोर्थ इज एक्चुअली ऑन पेपर। इस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफी चल रहा है, उतना प्रैक्टिकल फिलहाल नहीं है क्योंकि टेक्नोलॉजी कंस्ट्रेंट्स हैं। तो ये सारे हमारे जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल थे। बायोफ्यूल की जरूरत क्यों है? आप प्रदूषण स्तर देखिए हमारे देश में, पूरी दुनिया के अंदर, लेवल ऑफ पोल्यूशन। सो पोल्यूशन इज वन फैक्टर। प्रदूषण कम करना है तो इसको हमें यूज करना होगा। पुअर कंट्री लाइक इंडिया, नॉट एग्जैक्टली पुअर, वेरी मच, हम ज्यादा गरीब नहीं है, बट रिसोर्स डेफिशिएंट कंट्री तो है, डेवलपिंग कंट्री तो है। पैसे बचाओ, हमारे लिए इट विल सेव मनी। इंपोर्ट बचेगा हमारा दूसरे देशों से खरीदने, क्योंकि हमारे पास उतनी मात्रा में ऑयल गैस है नहीं, इंपोर्ट करना पड़ता है। इट विल सेव सम मनी इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट्स। उसके अलावा जी, थर्ड पॉइंट आपका, एक और पॉइंट ये है कि जो अब ऑटोमोबाइल्स आ रहे हैं वो कंप्लायंट है, वो एथेनॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं। इससे क्या होगा, हमारा फ्यूचर एक बेटर सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ अगर हमें जाना है, जहां पे आज की जनरेशन, आज की हमारे लोगों की जनरेशन की जरूरत तो पूरी हो रही है, आने वाली पीढ़ियों की भी जरूरतें पूरी होंगी, तो उनके लिए एक सस्टेनेबल फ्यूचर क्रिएट करना है तो एथेनॉल ब्लेंडिंग इज अ गुड ऑप्शन। और लो कॉस्ट
इंपोर्ट तो कम होगा ही होगा, इसकी कॉस्ट भी कम है। एथेनॉल प्रोडक्शन की कॉस्ट भी उतनी नहीं है जितनी पेट्रोल डीजल के इंपोर्ट की है, तो वो भी पैसा बचेगा। इंपोर्ट तो कम होगा ही होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम है। तो बहुत सारी चीजें हैं। इससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, इंडिया में रिफाइनरीज खुलेंगे, फर्मेंटेशन प्लांट खुलेंगे, तो उससे एम्प्लॉयमेंट, लोगों को इस पे रोजगार इससे मिल पाएगा, इस सेक्टर से एम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज, रोजगार बढ़ेगा। तो बहुत सारे फायदे आपको देखने मिलेगा। बट हमने कहा है 2030 तक हमें टारगेट अचीव करना था, 2025 तक करके दिखाएंगे। हाँ भाई हाँ, 2025 तक 20% कैसे आप अचीव कर लोगे? 10% तो अब हुआ है 3 साल में, क्या इतना पोटेंशियल है? इज इट टू एम्बिशियस फॉर अस? यस, द टारगेट इज एम्बिशियस, आकांक्षी है, बहुत बहुत एम्बिशियस है। यस, इट विल बी डिफिकल्ट, यस इट विल रिक्वायर अ लार्ज चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट, बहुत पैसा चाहिए होगा। पर सत्य यह भी है कि हमारी नेसेसिटी है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी को, नवीनकरणीय ऊर्जा को, साफ ईंधन को बढ़ावा दें। तो इट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कंप्लीट द टारगेट इन दैट लिमिटेड टाइम स्पैन। हम उस समय के अंदर ये लक्ष्य हासिल कर लें, हमारे लिए जरूरी होगा। रिसेंटली एक सेकेंड जनरेशन प्लांट सेटअप हुआ था, बोहरी गांव है पानीपत के अंदर। ये आपको मैंने बताया, इंडियन ऑयल का ये प्लांट था, इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था, कुछ समय पहले ही ये स्टार्ट हुआ है। अब एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के तहत चैलेंजेस, समस्या क्या क्या है, चुनौतियां क्या क्या है, मेंस में लिखने के लिए काम आती हैं पॉइंट्स। सबसे पहली चुनौती मेरे पीछे आप देख सकते हैं, लिमिटेड प्रोडक्शन, उतना उत्पादन नहीं हो रहा है पूरे देश भर में, हर इंसान तक पहुंच सके ईंधन, उतना उत्पादन फिलहाल हो नहीं रहा है। अभी तो 10% ही हम ब्लेंडिंग कर पा रहे हैं, और वो भी बड़ी बड़ी बिग सिटीज के अंदर। दूसरी प्रॉब्लम, प्रोडक्शन करने के लिए प्रोडक्शन फैसिलिटीज नहीं है हमारे पास। एक अभी आपको मैंने बोहली गांव के अंदर, पानीपत हरियाणा के अंदर फैक्ट्री दिखाई। ऐसी हर राज्य में कई सारी फैक्ट्रियां चाहिए, खासकर उन राज्यों में, उन स्टेट्स में जहां पे एग्रीकल्चर काफी होता है, क्योंकि वो बायोमास का इस्तेमाल कर सकते हैं, पराली का, भूसे का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उससे जैव ईंधन बना सकते हैं, और किसानों को भी पैसा कमाने का मौका मिलेगा। रोजगार बढ़ रहा था, मैंने बताया था ना एक एडवांटेज, किसानों को भी उसके तहत इनकम बढ़ाने का मौका मिलेगा, एक ऑल्टरनेट लाइवलीहुड मिलेगी। अब किसान को अगर और पैसा मिल पा रहा है तो किसान की आय भी तो बढ़ेगी, आय दुगनी होगी, पर उसके लिए भी प्रॉपर प्रोडक्शन फैसिलिटी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना जरूरी है। उतनी इन्वेस्टमेंट हो नहीं पा रही है, सत्य तो ये है। एक और बात, प्राइस अनसर्टेनिटी। मजे की बात बताता हूं, राजस्थान और पंजाब में ग्वार एक दाल होती है, आपको पता होगा। तो ग्वार का उत्पादन होता था, रातों रात उसके दाम इंटू 100 इंटू 1000 हो गए, कई गुना बढ़ गए। और जब दाम टूटे तो इतने टूटे कि जो किसान उसको उगाते थे, उनके पास लाइवलीहुड, उनके पास पैसा कमाने का कोई साधन नहीं बचा, भुखमरी फैल गई। तो आप समझ सकते हैं, अगर कल जाके इसका प्राइस भी अभी अगर बहुत हाई लेवल पे चला गया और कल जाके वापस नीचे गिर गया, प्राइस अनसर्टेनिटी बनी रही, तो हम क्या करेंगे? जो लोग इसको अभी अडॉप्ट कर रहे हैं उनके लिए तो ये फ्रूटफुल रहेगा ही नहीं। तो प्राइस अनसर्टेनिटी है। इसके अलावा हाई ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट। अब मुझे ईंधन पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचाना है, ऑब्वियसली ट्रक में भर के, और अलग अलग जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन टैंकर्स होते हैं उनमें भर के जाएगा। स्टोरेज का इशू है, अभी एग्जिस्टिंग स्टोरेज फैसिलिटी हमारी पेट्रोल और डीजल के लिए, इसके लिए थोड़ी अलग है, इसके लिए थोड़ी अलग तरीके से चाहिए। इट इज 99% प्योर, हाई इन ऑक्सीजन, वेरी फ्लैमेबल, आग बहुत जल्दी लग सकती है। 99% प्योर है ये, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन का लेवल होता है। इसके अलावा व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए, जो हमारे देश में गाड़ियां निर्माण करते हैं, उनके लिए चुनौतियां हैं। उन्हें अपनी इंजन में, गाड़ियों के इंजन में, फ्यूल टैंक में चेंजेस करने पड़ेंगे, कर रही हैं ऑर्गेनाइजेशंस। पर अगर 20% किया, फिर आगे जाके सरकार कहती है 30% करेंगे, तो रैपिड चेंजेस होंगे, और वो शायद चेंजेस ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर इतने जल्दी से कर ना पाए, उनके लिए इंक्रीज्ड कॉस्ट, ज्यादा लागत हो जाएगी। उसके अलावा कई जगहों पे प्लांट खोलने के लिए प्रपोजल आते हैं, फिर उनको एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिलता। डिले इन एनवायरमेंट क्लियरेंस इज एन इशू। मैंने बताया सरकार ने बहुत सारे प्रोग्राम शुरू करे एनवायरमेंट क्लियरेंस और एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट जल्दी दिलाने के लिए, पर अभी भी काफी टाइम लगता है। एयर पोल्यूशन एक्ट, वाटर पोल्यूशन एक्ट के तहत जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए होते हैं, वो अभी काफी स्लो प्रोसेस से गुजर रहे हैं। इसके अलावा
फीड स्टॉक उतनी मात्रा में अवेलेबल नहीं है हमारे पास, उतने फूड ग्रेन्स, उतना अनाज, उतना जनरेशन 1, उतने जनरेशन 2 क्रॉप्स अवेलेबल नहीं है, लिमिटेड क्वांटिटी है, अलग से उगाए नहीं जाते। और एथेनॉल मैंने बताया है ये आपको, हैंडलिंग इश्यूज तो है, स्टोरेज इशू है क्योंकि बहुत ज्यादा ज्वलनशील है, फ्लैमेबल है, तो दिस इज ए मेजर प्रॉब्लम। ये सारे इश्यूज आपको एथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम में देखने मिलेंगे। पर क्या इन सारी चुनौतियों के बाद भी हमें एथेनॉल के साथ जाना चाहिए? यस, यस एंड यस। फॉर अ बेटर फ्यूचर इट शुड बी आवर प्रायोरिटी टू गो विद एथेनॉल। बिल्कुल, एक बेहतर भविष्य के लिए हमारे लिए जरूरी है। वर्ल्ड में इंडिया 3rd लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर और कंज्यूमर है, तीसरा सबसे बड़ा तेल का निर्यात करता, आयात करता है भारत। आयात करता नहीं, माफ करिएगा, मैं फिर से रिपीट करता हूं, भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर है ऑयल का, कंज्यूमर भी है। बहुत हम उत्पादन, हमें बहुत सारी चीजों में चाहिए होता है ऑयल, हमारे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में अलग अलग एरियाज में चाहिए होते हैं। हम कोशिश कर सकते हैं जो अनाज सड़ जाता है, गल जाता है, डैमेज हो जाता है, अनाज, फूड ग्रेन्स, उसका हम इस्तेमाल करें, उसे एथेनॉल में कन्वर्ट करें। बगास, मोलास जो शुगर केन का बाय प्रोडक्ट है, इसके अलावा कई सारे हम ऐसे प्लांट्स जैसे जट्रोफा कुर्कस बताया मैंने आपको, इनका इस्तेमाल करें बायोफ्यूल बनाने के लिए। तो एक बेहतर भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। इंडिया इज वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एथेनॉल। एक फन फैक्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूं और एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, ये ऐसे मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस आते हैं। इंडिया एथेनॉल प्रोडक्शन में 5वें नंबर पे है, तेल की खपत में 30वें नंबर पे है और इंपोर्ट में भी 30वें नंबर पे है। तो 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एथेनॉल आफ्टर यूएस, ब्राजील, यूरोपियन यूनियन एंड चाइना। एथेनॉल इंडिया के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में डिमांड में है इस टाइम पे। आगे चले। नाउ डू यू नो, गवर्नमेंट ने ₹2 की एक एडिशनल ड्यूटी लगाई थी अनब्लेंडेड पेट्रोल पर। जिस पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग नहीं हो रही वो महंगा कर दिया। अब तो महंगी चीज खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। सस्ती चीज खरीदना चाहोगे। सस्ती कौन सी चीज है? जो ब्लेंडेड पेट्रोल है। इससे क्या कर रही थी सरकार? इंसेंटिवाइज करने की कोशिश कर रही थी उन लोगों को जो कि एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल खरीदते हैं, और अनब्लेंडेड पेट्रोल महंगा कर दिया ₹2 से। इसको अब सरकार ने खत्म कर दिया है। ये अक्टूबर से शुरू होने वाला था, अक्टूबर 2022 इस साल से शुरू होने वाला था। क्यों? ताकि लोगों को इंसेंटिवाइज कर सके एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल लेने के लिए। बट अब 10% का जो लक्ष्य था हमने हासिल पहले ही कर लिया है, तो इसको हमने स्क्रैप कर दिया। इट विल नो लॉन्गर बी इफेक्टिव, क्योंकि 10% का टारगेट हमने अचीव कर लिया है। एक और आपके लिए इंपॉर्टेंट ट्रेंड जो कि मैं लेकर आया हूं वो ये है कि 2 मिलियन टन क्रूड ऑयल सब्स्टिट्यूट किया गया है। इतने तेल की खपत कम हुई है जिसकी जगह हमने एथेनॉल का इस्तेमाल कर लिया, एथेनॉल ब्लेंड कर दिया पेट्रोल में। और ये कब किया गया है? इस वित्त वर्ष के पहले 3.5 मंथ्स में, लगभग 3 मंथ्स के समय में, अप्रैल के बाद अब करंट टाइम पीरियड तक इतना पैसा बचा लिया हमने। इसके अलावा पिछले वर्ष 2020-21 के वित्त वर्ष में 2.14 मिलियन टन क्रूड ऑयल ये सब्स्टिट्यूट किया गया। अगर आप इससे भी 2020-21 से भी पिछले वर्ष में जाके देखेंगे तो 1.34 मिलियन टन का था। मतलब जो पूरे एक साल में 2.14 मिलियन टन हमने एथेनॉल इस्तेमाल करके ऑयल का सब्स्टिट्यूट किया था, उतना ही लगभग हमने सिर्फ 3 महीने में 2 मिलियन टन इस बार ही इस्तेमाल कर लिया है। मतलब ट्रेंड देख रहे हैं आप, हम एथेनॉल की तरफ बढ़ रहे हैं और ये मेंस में लिखने के लिए बहुत हेल्प करेगा। और प्रीलिम्स में भी एक ट्रेंड पूछा जा सकता है आपसे। द वॉल्यूम वॉज 0.27 मिलियन टन इन 2013-14। 0.27 से पूरे एक साल में 2013-14 में 0.27 हमने इस्तेमाल किया था, और इस बार ही मात्र 3 महीने में उसका 10x 2 मिलियन के करीब हमने इस्तेमाल कर लिया है। ये बात समझना, ये बात मेंस में ऐसे में लिखने में काम आएगी आपके। और देखते हैं और क्या ट्रेंड्स हैं एथेनॉल यूसेज के अंदर। 10.17% एथेनॉल अभी आपका पेट्रोल के अंदर मिक्स होकर यूज हो रहा है। ये 2020-21 में 8.10 था। कितना होता था? 8.10, मतलब 2 परसेंटेज पॉइंट्स इंक्रीज हुए हैं। और उससे भी पहले जाके देखेंगे तो ये मात्र 5% था 2019-20 में। तो आज भले ही आपको 10.17% देखने मिल रहा है, बट ये इंक्रीज हुआ है उससे भी पिछले वर्ष का 8.10% से, और उससे भी पिछले वर्ष में इट वॉज नियरली 5%, 5% के करीब था। तो आप समझ रहे हैं, मात्र 2-2.5 सालों में डबल हो गया भारत के अंदर एथेनॉल यूसेज।
एथेनॉल अगर आप 2013-14 में देखेंगे तो 1.53% ही ब्लेंड होता था, पर अब 10x हो गया है, लगभग 10x तो नहीं, लगभग 7 × 6 हो गया है। लगभग हम 10% के करीब एथेनॉल का आज इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने अपना 10% का लक्ष्य भी पूरा कर लिया, हासिल कर लिया है। चलिए जी आगे बढ़े, ये आपको टारगेट्स मैंने बताए। फाइनली हाईएस्ट एवर क्वांटिटी 306.43 करोड़ लीटर्स, इतना एथेनॉल इंडियन ऑयल प्रोक्योरिंग कंपनीज HPCL, IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, अलग अलग कंपनीज ने इस वर्ष एक्वायर करी है दिसंबर 2021 से, और लक्ष्य नवंबर 2022 तक ये और बढ़ेगा। पिछले वर्षों के मुकाबले इट इज मोर कंपैरेटिवली, तो हम और ज्यादा ऑयल कंपनीज को प्रोक्योर करते हुए देख रहे हैं एथेनॉल। ये हमारे मेंटर्स हैं जो आपको हमारे बैच 4 UPSC लाइव कोर्स जो कि 22 तारीख से शुरू हो रहा है उसमें पढ़ाएंगे। आप देख सकते हैं हम सब फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगे आपके बैच में, आप जरूर ज्वाइन करिए। जब भी आप हमारे कोर्स से जुड़ते हैं आपको 900+ लाइव क्लासेस, क्रिस्प नोट्स, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, वीकली रिवीजन टेस्ट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, MCQ बेस्ड लर्निंग, 1-on-1 मेंटरशिप, बहुत सारे बेनिफिट, डेली करंट अफेयर्स, बहुत कुछ मिलता है दोस्तों। हमारे लाइव बैच में जरूर जुड़िएगा जो कि 22 अगस्त से शुरू होने वाला है सुबह 8 बजे। नाउ थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अगर हमारे कोर्स में जुड़े तो जरूर से आपको कूपन कोड यूज करना है, मैं आपको दिखा देता हूं, वसू लाइव कूपन कोड। इससे आपको डिस्काउंटेड प्राइसेस, हाईएस्ट डिस्काउंट पे कोर्स अवेलेबल होते हुए दिखेगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में जुड़ने के लिए। जरूर आप हमारे कोर्सेज का पार्ट बनिएगा और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए VASU लाइव, वसू लाइव कूपन कोड यूज करिएगा। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।